Hi friend, this is Saurabh Kumar Nayak and you are watching EcoBus Commerce. Today we are going to discuss about question paper NVS Audit Assistant 2022. ओके पिछले कुछ एक डेढ़ हफ्ते से मैं भी बिजी था बहुत ज़्यादा, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट कंटिन्यूसली हम NVS ऑडिट असिस्टेंट के 4 वीडियोस अपलोड करेंगे और 4 वीडियोस में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 40 नंबर का ये पोर्शन होता है और 40 नंबर के पोर्शन में टैक्स के बेसिक क्वेश्चन, ऑडिट के बेसिक क्वेश्चंस और अकाउंटिंग के भी बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ये जो पोस्ट है, इस पर्टिकुलर पोस्ट में आपको एज अ ऑडिटर ज्वाइन करते हैं आप, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आपके लेवल का जॉब है। अगर आपने बीकॉम, एमकॉम करा हुआ है, तो आपके जो आपने जो पढ़ा है ना, उससे आप रूबरू होते हैं इस पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन में। तो ये जॉब है, बट ऑब्वियसली अगर आप कहीं बाहर में जॉब करते हैं, तो उससे अच्छा मैं बोलूँगा कि अगर आप 5 महीने, 4 महीने इस पर्टिकुलर चीज़ को देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं ऑलरेडी, तो आपके लिए ये 40 नंबर ग्रैब करना कोई मुश्किल बात होगी। बाकी के जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे अगर आपको लगता है कि डिस्कस करना चाहिए, लेकिन उसके पहले मैं बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर आपको 2 जगह और काम आने वाली है। इसके कुछ पोर्शन जो हैं वो आपके अकाउंटेंट के लिए काम आते हैं। ऑडिटिंग वाला पोर्शन को अगर आप छोड़ दो, तो इनकम टैक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो बाकी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी आपके अकाउंटेंट के लिए काम आती है। और एक होता है आपका प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए भी ये पेपर जो है उनके लिए एक थ्योरी पेपर के जैसा ही होता है। आप सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, एनालाइज़ करने के बाद में आपको समझ में रियलाइज़ होगा कि आपने वही पढ़ा है जो आप पढ़ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए। तो मुझे ये नहीं लगता कि अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, मुझे यही पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 91 से लेके अ, आगे 40 क्वेश्चन यानी 130 तक इसमें ऑडिट के सॉरी अकाउंटिंग और ऑडिट से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पोर्शन है हमारा वो है, सब्जेक्ट पोर्शन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो पहला ऑडिटर होता है कंपनी का, है ना, फर्स्ट ऑडिटर, तो उसको अपॉइंट कौन करता है? सीधा सीधा सा क्वेश्चन बेसिकली ये है। कौन करता है, कितने दिन के अंदर करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 90 दिन के अंदर करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60 दिन के अंदर करती है, या फिर चौथा ऑप्शन है शेयर होल्डर 120 दिन में करते हैं। जो इसका सही आंसर है, पहली बात, कंपनी, किसी कंपनी बोला है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोला है। ओके, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो आंसर है, वो है आपका, उसके पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। बहुत ईज़ी एक थ्योरी है कि गवर्नमेंट कंपनी की जब बात होती है, तो अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 कंपनीज़ एक्ट 2013 ये बोलता है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी का मतलब छत्तीसगढ़ नहीं है, सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स और पार्टी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, द ऑडिटर, द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय सीएजी ऑफ इंडिया, इसी को हम सी एंड ए जी बोल देते हैं, विद इन 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब कोई कंपनी गवर्नमेंट कैसे होती है, तो जहां पे 50% से ज्यादा यानी कि 51% स्टेक गवर्नमेंट का होता है, वहां पे एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे ये है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक ज्यादा है, 51% है या उससे ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी में सी एंड ए जी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 60 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा। ओके, और अगर नॉर्मल कंपनीज अगर देखा जाए, या प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल ज्यादा नहीं है, हो सकता है कि 10% 20%, बट ज्यादा नहीं है।
उस पर्टिकुलर में 139 सबसेक्शन 6 आता है और ये बोलता है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जहां पे कंपनी बनी है, पैदा हुई है, उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर कंपनी मस्ट अपॉइंट इट्स फर्स्ट ऑडिटर दो अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर in its first board meeting. This auditor will be hold office until the conclusion of first annual general meeting, या जिसको हम AGM बोलते हैं, of the company. ठीक है, तो फर्स्ट ऑडिटर साल भर के लिए नहीं रहता, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि साल भर के लिए रहेगा। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो रहती है वहां तक के लिए वो रहेगा। ठीक है, डिपेंड करता है, बीच में अगर कंपनी बनी है और फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग उन लोग को अगर बीच में लेना है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि क्या फर्स्ट ऑडिटर साल भर के लिए रहेगा? जरूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, साल भर हो सकता है कुछ महीनों के लिए रहे। ओके, तो कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। कितने दिन में? 30 दिन में। सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 गवर्नमेंट कंपनी, और उसके पहले पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, मतलब 6 में 6 पब्लिक प्राइवेट और 7 गवर्नमेंट कंपनी। ओके, सेक्शन भी पूछ सकता है, तो सेक्शन भी आप थोड़ा सा माइंड में रखिए। बहुत ज्यादा प्रेशर तो बिल्कुल मत दीजिए दिमाग को, लेकिन माइंड में तो बिल्कुल रखना है आपको। चलिए, ये क्वेश्चन है कि इफ 6% इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन अ कैपिटल ऑफ 10 लाख, मतलब 6% इंटरेस्ट यदि अलाउ है कैपिटल पे 10 लाख की, व्हाट विल बी द एडजस्टिंग एंट्री विल बी फॉर दिस इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एडजस्टिंग एंट्री करनी है आपको, समायोजन प्रविष्टि क्या होगी। ठीक है, कौन सी प्रविष्टि समायोजन प्रविष्टि होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, ऑप्शन ए है कैश अकाउंट डेबिट 60,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 60,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैपिटल अकाउंट 60,000। अभी आपको मैं ऑप्शन पढ़ के बता सकता हूं, बट इसमें आपको दिमाग क्या लगाना है, आपकी जनरल बेसिक नॉलेज यहाँ पे यूज होने वाली है कि अगर 10 लाख की पूंजी पर 6% ब्याज दिया जाता है तो 60,000 होता है। ठीक है, अब जब ब्याज दिया जाता है तो कहाँ दिया जाता है ना, ये आपको समझनी है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जहां पे दिया जा रहा है ब्याज 60,000 रुपए, टू कैपिटल अकाउंट, कैश नहीं दिया जा रहा है, कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। जो लोग सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हैं उनको हमारा वीडियो नहीं मिल पाएगा, इसलिए हो सकता है हम उनसे पहली बार और शायद आखिरी बार बात कर रहे हैं। तो हम आपसे बस एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है और आपको लगता है कि आप किसी इसी टाइप के प्रोफेशन में या बिजनेस में या फिर हो सकता है किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है वो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है, उसका नेचर क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। लायबिलिटी नेचर है, एसेट नेचर है ना, रियल है, नॉमिनल है, कुछ भी आपको लगता है क्या नेचर है उसका, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट में। चलिए, अब यहाँ पे ये जो है ये तो मैंने सॉल्व करके लास्ट टाइम बताया था, ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आया है और यहाँ पे भी पूछ रहा है। एबीसी मतलब क्वेश्चन तो देखिए, क्वेश्चन का जो रूप है वो बदलता है, बट जो क्वेश्चन है ना वो वैसा का वैसा रह जाता है। वही दो तीन चीजें जो हमको दी जाती है, बार बार दी जाती हैं, और हमको यहाँ पे दिया है डेटा सेल्स का, वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट का, और हमसे पूछ लिया गया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये चार चीजें, तीन चीजें हमसे पूछी गई है। ऑप्शंस मैंने क्रॉप करके डाले हैं, आप देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। तो कैसे सॉल्व होगा ये जरूरी है, दैट्स वाई मैं ऑप्शन आपको पहले दिखा देता हूं। जो कि ऑप्शन हमारा है ये, पीवी रेशियो 60% निकलेगा, बीईपी 83,333, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 16,667 रुपए। अभी ये सॉल्व कैसे हुआ यहाँ पे समझेंगे। पहली बात तो ये, इस हमको जो डेटा दिए हुए हैं उसको हम अच्छे से गैदर करेंगे, और उसके बाद सेकंड चीज है फॉर्मूला का। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। मतलब कंट्रीब्यूशन मेरा है 60,000 बटे सेल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये हम करेंगे तो हमको आ जाएगा 60% जो हमारा पीवी रेशियो है। सेकंड जो हमारा पूछा गया है बीईपी,
और बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा 60% है, यानी कि 0.60 जिसको हम बोलते हैं वो है। तो 50,000 डिवाइड बाय 0.6 ये हम करेंगे और हमारा आंसर है 83,333। उसके बाद हमसे पूछा गया है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए 60 सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं पूछा गया है, ये हमने निकाला है वो है एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा गया। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालता है? टोटल सेल माइनस बीईपी सेल। अच्छा, यहाँ पे एक और कमेंट में आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बीईपी होता क्या है? किसी को पता है तो मुझे बताइए। ऐसा तो नहीं कि आप क्वेश्चन सारे पढ़ लिए, आंसर सारे देख लिए, फिर पता चल रहा है बीईपी आपको नहीं पता। बीईपी क्या होता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता है तो जल्दी जाइए और कमेंट टाइप कीजिए, और अगर नहीं पता है तो पॉज मत कीजिए वीडियो, मेरी बात सुनिए। जब किसी कंपनी में जब किसी कंपनी में क्या होता है कि एक समय आता है जब उनको ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है, उतने अमाउंट या उतने क्वांटिटी के चीजों को बेचने पे। लेट सपोज मैं अगर 50 चीजें अपने बिजनेस में बेचता हूँ रोज, मतलब 50 चीजें सेम टाइप की अगर निकल रही है मेरे बिजनेस से, तो मुझे प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है। तो प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है मतलब 50 चीजें मेरी क्या होंगी? बीईपी है। अगर मैं 60 यूनिट बेचता हूं, है ना, 60 यूनिट बेचता हूं, और अगर 50 यूनिट मेरी बीईपी है और 10 यूनिट जो मेरी एक्स्ट्रा बिक रही है वो क्या है? तो वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। समझे आप? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? एज पर AS9 इंटरेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस। मतलब AS9 के अनुसार ब्याज को समय अनुपातिक आधार पर मान्यता दी जाती है। ये तो बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है, राजस्व पहचान मुख्य रूप से लाभ और हानि खाते में राजस्व की पहचान के समय से संबंधित है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज मेनली कंसर्न विद द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यूज इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अगला है, इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ इनकम इज बेस्ड ऑन करंट वैल्यू। आय की आर्थिक अवधारणा वर्तमान मूल्यों पर आधारित है। अब चौथा बोला है, रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड एज पर AS9। राजस्व तभी मान्य किया जाना चाहिए जब AS9 के अनुसार नगदी प्राप्त हो जाए। देखिए आज के डेट में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जहां पे लोग कैश बेसिस को मान्यता देते हों। तो मैं अगर नहीं भी जानता कि AS9 क्या है, वैसे तो मुझे पता है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि AS9 होता क्या है। आप मुझे लिख के बताइए कि AS9 है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किसके बारे में है? ये आप मुझे कमेंट करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। अब यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वही एक चीज है जो गलत है। ठीक है। राजस्व तभी मान्य किया जाना चाहिए जब AS9 के अनुसार नकदी प्राप्त हो। बिल्कुल गलत। राजस्व तब प्राप्त होना चाहिए जब ट्रांजेक्शन हुआ हो, चाहे उसके बाद आपको कैश रिसीव हुआ हो, चाहे वो क्रेडिट में हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, विच इज द रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फ्रॉम इंश्योरेंस कमीशन? कमीशन अमाउंट 20,000 रुपए है, एसएससी एज एन इंडिविजुअल। अब बात ये है, ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। अब इनकम टैक्स के क्वेश्चन में ये किसके साइड से पूछा जा रहा है? बीमा कमीशन के स्रोत पर कटौती की दर क्या है? मतलब एक ब्रोकर हो आप, आपने LIC बेची किसी को और आपको 20,000 रुपए मिले। अब 20,000 रुपए मिले तो आपका कितना परसेंट गवर्नमेंट चार्ज करेगी उससे? क्वेश्चन ये है। देखिए ऐसे तो परसेंट में बहुत सारे परसेंट ऐसे हैं जो नॉर्मली जो प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे उनको याद होंगे, और इसका जो आंसर है वो 5% और कमीशन में 5% है। तो अगर आप एक बार रिकॉल करना चाहें तो कमीशन के रेट और बाकी जितने भी रेट्स हैं उसको आप रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि आप ऑडिट असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है। तो आपको रेट्स तो सारे मुंह जुबानी याद रहने चाहिए। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट के एग्जाम में आपको जितने टाइप के ऑडिट चेकअप्स होते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, जो भी आप करते हैं, केवाईसी, अगर बैंक में जाते हैं तो केवाईसी ऑडिट होती है, वो सारी चीजें अगर आप करना चाहें तो एक बार कर लीजिए। मैंने 4 साल ऑडिट करी है एज अ सीए इंटर्न। मैं जब था मेरा सीए फाइनल के होने के पहले, जो मैं ऑडिट कर रहा था उस टाइम पे, तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी। मतलब आप
यकीन नहीं करेंगे कि एक्चुअल में ऑडिट जो होती है ना, सम टाइम लोग उसका हुआ बना देते हैं और सम टाइम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो ऑडिट बहुत बड़ी चीज़ भी है सम टाइम, अगर आप पढ़ोगे, थ्योरेटिकली जाओगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो ऑडिट बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन हाँ, थकाऊ ज़रूर होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। व्हाट इज़ द रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स tax deducted at source for a foreign company getting dividend from unit of mutual fund for the assessment year 2021-22। अब ये जो क्वेश्चन है अगेन इनकम टैक्स का है, लेकिन यहाँ पे जो है बात 2021-22 की जा रही है। इस साल भी इतना ही रेट है, नहीं है, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड से ज़्यादा बिलॉन्ग नहीं करता, है ना? क्योंकि फॉरेन कंपनी की बात हुई, ये हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, हमारे क्लाइंट तो इतने हाई-फाई होते नहीं है। अगर किसी को इनकम टैक्स भरवाना हो अपना या कुछ, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे टेक्स्ट करिए और हम आपका इनकम टैक्स भर के देंगे। मात्र हम लोग 500 चार्ज करते हैं। नील रिटर्न का अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है, तो हम 500 में आपका रिटर्न भरते हैं। बहुत क्या बोलते हैं, ज़्यादा चार्ज हम नहीं करते। अगर 7 लाख से अबव इनकम है, तब हम जाके 1000 चार्ज करते हैं। अदरवाइज़ 7 लाख से नीचे के लोगों के लिए 500 जो है वो फिक्स है। चलिए, आगे चलते हैं। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 20% प्लस ये जो एससी और एचईसी लिखा है ना, ये आपका सेस होता है। सेस यानी कि टैक्स के छोटे भाई, उपकर बोलते हैं। टैक्स को बोलते हैं कर और सेस को बोलते हैं उपकर, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा होते हैं। स्वच्छता सेस और हायर हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस जिसको बोलते हैं। तो ये आजकल इंडिया में लगता है, ठीक है? आंसर होगा 20% फॉरेनर म्यूचुअल फंड से प्राप्त लाभ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 97 है, आज का 7th क्वेश्चन है और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज आर केप्ट आउटसाइड इन द स्कोप ऑफ जीएसटी। मतलब जीएसटी में क्या शामिल नहीं किया गया। देखिए, ताजा दूध को या ताजा फल को, ताजा सब्जी को जीएसटी के अंदर नहीं लिया गया है, ताजा चीजें नहीं आई हैं। सोयाबीन के बीज जो हैं ये सीड है एक तरह का, और सीड जो है वो भी आपके हटा दिए गए हैं जीएसटी से। पान के पत्ते, क्योंकि ये भी कच्चे हैं और एक तरह से फल ही हैं, है ना? फल, फूल, पत्ते, ये सारी चीजें जीएसटी से बाहर है। तो 3 चीजें तो हो गई। आखिरी का जो है वो प्रसाद है, प्रसादम यानी प्रसाद। प्रसाद जो होते हैं, जो जगह-जगह पे शिरडी बाबा, शिरडी के साईं बाबा जो हैं वहाँ से ला लिया आपने, आप किसी मस्जिद में गए, गुरुद्वारे में गए, वहाँ से आपने प्रसाद ला लिया, आप किसी मंदिर में गए, वैष्णो देवी के मंदिर चले गए, जम्मू कश्मीर आपको ज़्यादा मन कर रहा था, तो वहाँ गए, प्रसाद आपको मिला। भाई कहीं भी जाओ, ऑस्ट्रेलिया का कोई मंदिर है वहां जाओ, बांग्लादेश का कोई मंदिर है वहां जाओ, कहीं भी जाओ, प्रसाद जो है टैक्स फ्री रहेगी, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन 1 2 3 4 सारे के सारे जीएसटी के दायरे से बाहर है। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है आज का, 98। क्या एक ऐसी प्रणाली है जो मूलभूत लागत वस्तुओं के रूप में गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती है? What is a system of focuses on activities as a fundamental cost object and uses the cost of these activities for complying, sorry, compiling the cost of product and other cost object? ऐसी एक प्रणाली का नाम बताना है जो मूलभूत लागत वस्तुओं के रूप में गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती है और उत्पादों और अन्य लागत वस्तुओं की लागतों को संकलित करने के लिए इन गतिविधियों की लागत का उपयोग करती है। सबको पता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ये 4 ऑप्शन है। सबको ही पता होगा ऐसी कौन सी प्रणाली जो मूलभूत लागत वस्तुओं के रूप में गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती है। मूलभूत मतलब जो मेन कंटेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने का। आंसर आपका है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो होती है, जो फोकस करती है फंडामेंटल कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे, है ना? क्लियर? फंडामेंटल जहां पे दिख जाए आपको, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपकी आ जाती है। आगे चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। सब्सक्राइब नहीं किया होगा भाई तो कर लीजिए, काम का चैनल है। सॉरी, 1 डेढ़ हफ्ते से मैं एब्सेंट था, कुछ चीजें चल रही है मेरे साथ भी, तो तबीयत भी खराब होते रहते हैं, क्या करूं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई ट्रेड क्रेडिटर्स।
व्यापार लेन देनों को सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक है? ठीक है, तीन कथन आपको दिए गए हैं। व्यापार लेन देन को सत्यापित करना है, मतलब आपका ट्रांजेक्शन को चेक कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, वेरिफिकेशन कर रहे हो आप। स्टेटमेंट एक है कि लेनदारों की अनुसूची प्राप्त करना है, मतलब जो आपके क्रेडिटर है उनका टोटल एक लिस्ट आप ले लेंगे और व्यक्तिगत लेनदारों के खातों के संदर्भ में इनकी जांच करेंगे, ठीक है। अगला है कि खरीद से जुड़े जितने भी परचेस रिकॉर्ड है उसको ले लेंगे और देखेंगे कि सामने वाला जो है खरीदा है वाकई में कि नहीं खरीदा है। स्टेटमेंट 3 है कि ऋण की वैधता सटीकता का आकलन करने के लिए लेन देनों को समर्थन करने के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड यानी कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो और दस्तावेज की जांच यानी कि जो रिलेवेंट रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है, रिलेवेंट रिकॉर्ड यानी कि प्रासंगिक दस्तावेज की जांच, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन चेक इस जो आप करेंगे तो कौन सा सही है, कौन सा कथन आवश्यक है ये बताना है। तीनों आवश्यक हैं कि एक और तीन ही आवश्यक है, ठीक है। तो व्यापार लेनदारों को सत्यापित करना है मेरे को, व्यापार के लेनदारों को मतलब क्रेडिटर्स को सत्यापित करना है। तो भाई क्रेडिटर को सत्यापित करना है तो मुझे क्रेडिटर वाला चीज देखना है, मतलब पहले में और सेकंड में तो बोल दिया है क्रेडिटर, ठीक है। अब तीसरा जो है वो लोन वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरा आंसर जो है 1 एंड 2 ही है, क्योंकि 2 में मेरे क्रिएटर की बात हो रही है। क्रिएटर का मतलब ही होता है एक तरह से मैंने लोन लिया, बट लोन पैसे में नहीं लिया मेरे भाई, मैंने लोन लिया सामान खरीद के, ठीक है। लोन जब बात आती है, एक टर्म होता है लोन, लोन मतलब होता है पैसे वाला लोन। तो जब पैसे वाला लोन मुझे चेक ही नहीं करना तो फिर वो वाला पॉइंट ही नहीं आएगा। क्वेश्चन को समझिए, प्यार से देखिए और आपको समझ में आएगा कि आपको आ गया। बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि नहीं आएगा मुझे, अरे यार समझ में ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पहले पढ़िए और क्वेश्चन को एकदम अंदर से समझिए कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, दो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, फॉर ईच रजिस्ट्रेशन a separate GST registration number of how many digits is allotted? 10 डिजिट के, 7 डिजिट के, 12 डिजिट के या 15 डिजिट के, मतलब जीएसटी में टोटल कितने डिजिट होते हैं, नंबर और उसके अल्फाबेट्स को मिला के टोटल कितने होते हैं आपको बताने हैं। तो जो होता है आपके जीएसटी में वो टोटल होता है 15, ठीक है। इसमें ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये आपके पैन कार्ड और आपके नाम और आपके बिजनेस के नेम और आपके बिजनेस के स्टार्ट होने के डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है, ठीक है। मुझे भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा बहुत ही डिटेल के साथ में कि एक पर्टिकुलर जीएसटी किस तरह से बनाया जाता है, जीएसटी नंबर कैसे अलॉट होता है, ठीक है। तो 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, 111, सॉरी 101 ये क्वेश्चन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स? कौन सा सही है, सॉरी हाँ कौन सही है और कौन गलत है ये आपको बताना है। तीन स्टेटमेंट है, देख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और मुझे बताइए कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप ऑप्शन भी दे सकते हैं कमेंट्स में और मैं उसका आंसर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए चलते हैं, मैं सौरभ कुमार नायक आपसे विदा लेता हूं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए मेरे भाई, और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो आ जाइए टेलीग्राम में, फिर बात करते हैं, ठीक है। आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत होगी, मैं नहीं मेरे साथ और भी है कई महारथी जो हमारे टेलीग्राम पे हैं, वो आपको बताएंगे कि आपसे कोई प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, रखता हूं अभी और मिलते हैं कल शाम को। थैंक यू।